जय हिंद दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हमने यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ और भी कई सारी परीक्षाओं, खास करके स्टेट पीएससी जो रिसेंटली हेल्ड हुए हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्ड वे में कवर किया है। नाउ इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के क्वेश्चन पेपर की। असल में ये नोटिफिकेशन 2020 का था और 2021 में पेपर हुआ है, तो ये मोस्ट रीसेंट पेपर है। और जैसा कि हमें पता है कि ईपीएफओ में लेटेस्ट जो फॉर्म है वो भी आउट हो गई है, तो उसे भी आप चेकआउट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। फिर तरीका हमारा वही होगा, क्वेश्चन आपको खुद से पहले अटेम्प्ट करना है और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने की चीज़ों को और सोर्स भी बताने की। इस वीडियो में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं और आने वाले वीडियोस में फिर बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और देनी थी, सीएपीएफ की 2021 की एनालिसिस मैंने कवर कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जा कर के पूरा देख लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के डेप्थ में जा कर के मैंने पूरी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। और सीएपीएफ 2022 की एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर दी थी, तो रिसेंट वाले पेपर कवर हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं फिर हिस्ट्री के सेक्शन से। देखिए ये 31 नंबर का क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। यानी 1915 में साउथ अफ्रीका से जब गांधी जी भारत लौटते हैं तो उनका सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस कहाँ होता है। ऑप्शन है हमारे पास बॉम्बे यूनिवर्सिटी, खेड़ा, चंपारण और बनारस। देखिए ये जो सवाल है ये हाल के सालों में यूपीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आई थिंक सीडीएस में पूछा गया था इस पेपर से 1-2 सालों पहले, और इसके बाद और भी कई सारे एग्जाम जो यूपीएससी के द्वारा लिए जाते हैं, खास करके डिफेंस वाले एग्जाम्स, उनमें बहुत बार पूछा गया है। और वैसे ये काफ़ी सरल सवाल है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों ये सवाल रिसेंटली यूपीएससी सीआईएसएफ में भी पूछा गया, इससे पहले सीडीएस 2021 में भी पूछा गया, और ये तो अभी हम लोग ईपीएफओ का पेपर देख रहे हैं, यहाँ भी पूछा गया है। तो असल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सोर्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये थीम्स एनसीईआरटी से है और बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आप जा कर के सीआईएसएफ की जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने सीआईएसएफ के रिसेंट वाले सवालों को सॉल्व किया है, उसे ज़रूर कवर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा। यानी जो पुस्तक है गांधी एज महात्मा, इस किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारे पास महादेव देसाई, शाहिद अमीन, लुइस फिशर या फिर डेविड आर्नोल्ड। दोस्तों ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से डील करता है। तो बॉक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्सेस में क्या बताया गया है। सोर्स 2 में देयर वर र्यूमर्स दैट दोज हु अपोज्ड महात्मा गांधी इनवेरिएबली मेट विथ सम ट्रेजेडी। यानी कुछ अफवाहें उड़ी थी और इन अफवाहों में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जो महात्मा गांधी का विरोध करते थे उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था। जैसे यहाँ पे फर्स्ट देखिए, अ जेंटलमैन फ्रॉम गोरखपुर सिटी क्वेश्चन द नीड टू प्लाई द चरखा, हिज हाउस कॉट फायर। यानी गोरखपुर से कोई व्यक्ति विरोध करते हैं चरखा का और क्वेश्चन करते हैं कि क्या नीड है चरखा की, तो उनके घर में आग लग जाती है। इसी तरीके से अप्रैल 1921 में कुछ पीपल जो है वो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कुछ लोग उनसे कहते हैं स्टॉप करने को। ओनली जो 1 पीपल है इस ग्रुप से ये रिफ्यूज़ कर देते हैं और गांधी जी को अब्यूज़ भी करते हैं। अगले दिन उनके जो गॉट होते हैं, इन्हें 4 ऑफ हिज ओन डॉग्स, उनके खुद के कुत्तों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। तो असल में ये ट्रेजेडी जो है ये कुछ अफवाहें थी। इसके बाद और भी कंडीशन है, इन अ विलेज ऑफ गोरखपुर द पीजेंट रिजोल्व टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर 1 पर्सन एंड नॉट कीप हिज प्रॉमिस एज सुन एज ही स्टार्टेड फॉर द लिकर शॉप बिग बैट्स स्टार्टेड टू रेन इन हिज पाथ। तो असल में वही बात है अगेन कि गोरखपुर की कहानी है कि विलेज रहता है गोरखपुर का, उसमें जो पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, ये कहते हैं कि अब हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा प्रॉमिस तोड़ दी जाती है, तो फिर इस तरीके से उनके साथ भी हादसा होता है। और ये सभी जो चीज़ें हमने कवर की, ये जो पुस्तक है गांधी एज महात्मा जो लिखी गई है शाहिद अमीन जी के द्वारा,
और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं। तो इसी पुस्तक से ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वही बातें हैं। फिर गांधी जी का किस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, कुछ र्यूमर्स भी थे। देखिए, अगर आप आज से 150-200 साल पहले देखें तो, या फिर 100 सालों पहले भी खास करके, तो र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते थे। अगर हम बात करें 1857 की रिवोल्ट की, तो आप कह सकते हैं कि जो स्पार्क है, जो मेन इवेंट है, ये भी र्यूमर से ही शुरू हुआ। कई सारे र्यूमर्स थे, आपने पढ़े होंगे। जैसे एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जो आटा है इनमें मिलाया गया है जानवरों के, कुछ इस तरीके की बातें थी। तो कई सारी चीज़ें थी, ट्रिगरिंग इवेंट में कई सारी बातें थी। इसी तरीके से इनफैक्ट आप देखें 1920s के दशक के बाद भी, तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे शाहिद अमीन जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है, इसमें भी यही बातें हैं कि गांधी जी के इन्फ्लुएंस चूँकि बहुत बढ़ रहा था लोगों के मन में, तो इस तरीके से भी र्यूमर्स कई बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये सवाल कठिन है बट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और कई बार देखिए इस थीम्स वाली बुक में कई बार आपको देखने को मिलेगा इस बुक का जिक्र, और इस बुक से इंपॉर्टेंट एक्सकर्प्स लिए गए हैं, यानी इंपॉर्टेंट बातें शामिल की गई हैं हमारी थीम्स वाली एनसीईआरटी में। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है, शाहिद अमीन। और बुक का नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, गांधी एज महात्मा। हिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये बुक आपको पता होगी, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित पुस्तक है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। ये तो मैंने अभी जो रिसेंटली सीरीज स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें भी कवर किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी भारत की आज़ादी के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, या फिर जेबी कृपलानी। तो अगेन ये भी काफ़ी सरल है, इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जेबी कृपलानी। और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट जो फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं किसी भी स्टेट की, हालांकि यूपी से, उन्हीं के हस्बैंड हैं ये, सुचेता कृपलानी जी के। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। और ये पेशे से टीचर थे, जेबी कृपलानी। और ये सवाल काफ़ी आसान है। इनफैक्ट आप देखें तो लूसेंट, अरिहंत और एनसीईआरटीज़ हर बुक में आपको ये कवर्ड देखने को मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम के अंदर भी लास्ट पेजेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को कंपाइल्ड वे में कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल देखिए। ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी 1931 में किनके नेतृत्व में एक स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट देखने को मिलता है गया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में? सवाल ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास यदुनंदन शर्मा, सहजानंद, शीतल सहाय, या तिलका मांझी। दोस्तों, ये काफ़ी कठिन और कंफ्यूजिंग सवाल है। असल में यूपीएससी के फाइनल आंसर की के बाद ही हम इसे क्लेम कर सकते हैं, बट देखते हैं इस बुक में, यानी बिपिन चंद्र वाली बुक में भी आई थिंक इसके डायरेक्ट सोर्सेज मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस एंक्सियस थी कि किसी तरीके का कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले, लेकिन पंडित नेहरू के इन्फ्लुएंस में आकर के यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस बात करती है कि नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू और रेंट की बात की जाएगी। वैसे ये जो सारा मुद्दा है ये इस बात पे उठ रहा था, ये पीजेंट वाला जो इशू था, द पीजेंट जो है वो कांग्रेस को इस रूप में देखते थे कि इनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप है ये जमींदार को डिस्प्लीज नहीं करना चाहती थी, यानी आप कह सकते हैं कि जमींदारों को लेकर के किसी प्रकार का कोई रोष ना हो, इस बात का भी ध्यान रख रही थी कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस का एक जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन था ये इस बात को भी लेकर के रेजिस्ट करता था कि नॉन रेंट कैंपेन की डिमांड जो है वो ना हो। ठीक है, इसके बाद बहुत ज़्यादा लैंड रिफॉर्म ना देखने को मिले। इसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज कांग्रेस के एक जो सेक्शन है उन्हें ये लगता था कि ज़मींदारों के हितों को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हो, और लैंड रिफॉर्म का मतलब भी वही है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो सारा मुद्दा है, इवन आप देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर का भी जो मुद्दा हमारे देश में निकल करके आया है, उनके पीछे ज़मींदारी इशूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे थे। तो ये जो ज़मींदारी इशूज़ है इन्हें लेकर के कोई खास विरोध ना हो, इस बात को लेकर के भी कांग्रेस ख्याल रख रही थी। इसी टाइम आप देखें बिहार में तो कांग्रेस जो है वो जमींदार के इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। गवर्नमेंट फेल्ट इटसेल्फ अस्योर्ड दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ नो रेंट कैंपेन, यानी इवन गवर्नमेंट को भी लगता था उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि नो रेंट कैंपेन तो होने से रहा बिहार में। और इन्हीं के बाद आप देख सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। ये पॉलिटिक्स में गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आकर के आते हैं, लेकिन बाद में ये कांग्रेस और उनके लीडर्स की कोई खास
खास उन्हें लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा कांग्रेस की नीतियों से। इसके बाद ये एक न्यू मूवमेंट ऑफ स्टार्ट करते हैं गया में और 1931 में, और ये जो स्टार्ट की जाती है 1931 में, ये लीडरशिप होती है जदुनाथ शर्मा की, या फिर यदुनंदन शर्मा भी कई जगहों पे आपको लिखा मिलेगा। और ये जो शर्मा है जदुनाथ शर्मा जी, ये ऑर्गेनाइज करते हैं पीजेंट्स को लोकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ कि जो इनकी समस्याएं हैं उनका निदान हो और जो रेंट है उस रिडक्शन को कम किया जाए। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के। फाइनल अपडेट जब आएगी यूपीएससी की तरफ से आंसर की तो ये मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि लीडरशिप की बात की गई है, तो इस तरीके से आंसर बनता है यदुनंदन शर्मा। अगला सवाल देखिए, बेहद आसान है। पीरपुर रिपोर्ट जो है ये किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, अहरार पार्टी या फिर कांग्रेस के द्वारा? सो ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में 415 पेज में आप देखें तो प्रोविंसेस में कांग्रेस रूल की बात की जा रही है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये काफ़ी कांग्रेस से एनॉयड थी कि पावर इनके द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, और इस तरीके से 1938 में पीरपुर कमेटी की रिपोर्ट आती है और बताया जाता है कि इस तरीके से कांग्रेस के द्वारा एट्रोसिटीज़ की गई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, ऐसा रिपोर्ट में बताया जाता है। और ये कब प्रकाशित होती है? 1938 में मुस्लिम लीग के द्वारा। और इस रिपोर्ट में क्या क्या चार्जेस आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये कमेटी चार्ज करती है कि कांग्रेस इंटरफेयर कर रही है रिलीजियस मुद्दों में, उर्दू लैंग्वेज का सप्रेशन हो रहा है, इसके बाद डिनायल ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम इन द इकोनॉमिक स्फीयर। तो कई सारे यहाँ पे चार्जेस लगाए जाते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा। सो इस सवाल का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी? स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन ए है, सी राजगोपालाचारी। ये जो स्वतंत्रता पार्टी है ये 1959 में स्थापित की जाती है, और क्योंकि कांग्रेस की सोशलिस्टिक टेंडेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इसी के विरोध में राजगोपालाचारी जी के द्वारा स्थापित की जाती हैं। हालांकि आगे चल के आई थिंक 1974 में ये मर्ज कर जाती है भारतीय लोक दल नाम की पार्टी के साथ, और भारतीय लोक दल नाम की पार्टी फर्दर जा कर के जनता दल पार्टी में मिल जाती है। तो ये काफ़ी छोटी पार्टी थी उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों अगला सवाल देखिए, विच अमोंग द फॉलोइंग डज निर्गुण भक्ति रेफर टू? यानी निर्गुण भक्ति का क्या अर्थ है? क्या ये सेवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप है, यानी सेव रूप में वर्शिप? तीसरा है वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, तीसरा है इनकारनेशन वर्शिप, और चौथा है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। तो ये पूरा थीम्स एनसीईआरटी के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, और मुझे ये सवाल देख करके सीएपीएफ की याद आ रही, बिकॉज सीएपीएफ में सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपने सीएपीएफ 2021 की मेरी एनालिसिस देखी है तो ये जो सवाल है निर्गुण भक्ति सेंट वाला बिल्कुल सिमिलर सा सवाल था। और इसके अलावा इससे जो हमने पिछला सवाल डिस्कस किया, हमने पिछला सवाल डिस्कस किया सोशलिस्टिक वाला, कांग्रेस में जो सोशलिस्टिक टेंडेंसीज देखने को मिलती है, बिल्कुल सिमिलर लाइन पे पार्टी पर ही एक और सवाल पूछा गया था। तो आप ज़रूर देखिए सीएपीएफ के एनालिसिस। देखिए एक पेपर दूसरे पेपर से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होता है, पैटर्न काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होता है, तो इसलिए मैं पूरी टॉपिक को कवर करता हूँ, बिकॉज उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो काफ़ी अच्छे से आप कवर कर लें। दोस्तों ये थीम्स एनसीईआरटी पार्ट 2 है और चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने इसे ऑलरेडी कवर भी किया है। इस चैप्टर को डायरेक्टली नहीं, बट मैंने ये पूरा टॉपिक कवर किया है, हालांकि इसी चैप्टर से भी किया है और कई सारे अन्य सोर्सेज को भी कंपाइल किया है, और यूपीएससी के द्वारा कई सारे सवाल पूछे गए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी किया है। वो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ईयरली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति की, तो वर्शिप के कई सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कई सारे पोएट सेंट्स भी इमर्ज करते हैं एज अ लीडर के रूप में। सो यहाँ पे जो हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन है, ये भक्ति ट्रेडिशन को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला सगुण वर्शिप, दूसरा निर्गुण वर्शिप।
तो नाम से ही समझते हैं सगुण यानी गुण के साथ, और निर्गुण मतलब बिना गुण के। तो असल में इसका क्या मतलब है, देखिए सगुण का मतलब है विथ एट्रीब्यूट्स यानी एट्रीब्यूट्स के साथ वाले, और निर्गुण का मतलब बिना एट्रीब्यूट्स के। तो असल में बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो सगुण वर्शिप है ये इस तरीके से गॉड को मानते हैं कि गॉड जो है वो उनका फॉर्म है प्रॉपर, लेकिन निर्गुण वर्शिप के अंदर गॉड को फॉर्मलेस माना जाता है। और यही बात यहाँ पे बताई भी गई है। देखिए कि सगुण भक्ति में किस तरीके के ट्रेडिशन शामिल होते हैं जिनमें किसी स्पेसिफिक डाइटी की वर्शिप की जाती है, जैसे भगवान शिव की, भगवान विष्णु की और उनके अवतारों की, उनके इनकारनेशन की। यहीं अगर आप देखें निर्गुण भक्ति की, तो निर्गुण भक्ति के अंदर वर्शिप होती है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की, यानी निरंकार, बिना आप कह सकते हैं निर्गुण। निर्गुण का मतलब भी यही है कि बिना एट्रीब्यूट्स के। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड के वर्शिप की बात आएगी तो निर्गुण वर्शिप की बात की जा रही है, लेकिन गॉड विथ फॉर्म की बात की जाएगी तो सगुण वर्शिप की बात होगी। तो चूंकि यहाँ पे हमसे निर्गुण भक्ति की बात की गई है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। और निर्गुण भक्ति सेंट कौन कौन है इंडिया में अगर आप देखें तो कबीर दास जी हैं, इसी तरीके से निर्गुण भक्ति सेंट के अंदर गुरु नानक देव जी हैं, और इसके बाद दादू दयाल जी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, और भक्ति सूफी ट्रेडिशन के अंदर इन सभी सेंट्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। इसके अलावा अगर सगुण भक्ति सेंट की बात करें तो तुलसीदास जी हैं, रामानंद जी हैं। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड आईने अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द मुगल स्टेट, यानी जो आईने अकबरी पुस्तक है ये मुगल स्टेट के फ्रंटियर्स को किस रूप में प्रमोट करती है। सोशल डिसहार्मनी इन्फ्लुएंस्ड बाय द विम्स ऑफ द नोबिलिटी, यानी सोशल डिसहार्मनी की बात करती है नोबिलिटी के द्वारा। दूसरा, सिसेशन ऑफ द प्रोविंशियल यूनिट फ्रॉम द सेंट्रल यूनिट, यानी सिसेशन कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए प्रोविंशियल यूनिट का। तीसरा, सोशल हार्मनी हो और इसमें सपोर्ट हो स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास का। और चौथा कहा जा रहा है कि एक रूल स्थापित हो रूरल रिपब्लिक का, और मुगल सुजरेंटी को ही हटा करके। दोस्तों ऐसे सवालों में ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्टली आपने ये फैक्ट पढ़ा हो, कुछ आइडिया लगा करके भी ऐसे सवालों को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आईने अकबरी की बात की जा रही है, और ये लिखी किसके द्वारा गई है, अबुल फजल के द्वारा। और ये आपको पता है कि अकबरनामा का एक पार्ट है, आई थिंक अकबरनामा का तीसरा अध्याय है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो पुस्तक है इनमें क्या सोशल डिसहार्मनी की बात की जाएगी नोबिलिटी के सपोर्ट से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी अगर पुस्तक दरबार में लिखी जाती हैं, मुगल दरबार में जैसे ये पुस्तक लिखी गई हैं, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी बात नहीं होगी जिनमें अराजकता की बात देखने को मिले। जैसे अगर आप चौथा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मुगल सुजरेनिटी को ही ओवरथ्रो कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली ऐसी बात क्यों लिखी जाएगी, और वो पुस्तक फिर राजा को सौंपी भी जाएगी। तो ये सब आप काफ़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, खास करके ये ऑप्शन सिसेशन ऑफ प्रोविंशियल यूनिट। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल रूल में सारी चीज़ें मिला दी जाएं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है हमें, वो सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस वजह से ये भी गलत है। अलग अलग यूनिट ही इस वजह से बनाई जाती हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े सेंटर पे, और सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें सेंट्रल अथॉरिटी में हैं। हालांकि ऑब्वियसली पावर तो किंग के हाथों में ही होगी, बट यूनिट भी इस कारण बनाए जाते थे। और तीसरा अगर आप देखें तो सोशल हार्मनी की बात की जाएगी कि स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास के सपोर्ट से सोशल हार्मनी स्थापित हो और समाज में सभी लोग हार्मनी में रहें, ऐसी बात देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, गांधी जी का जो साल्ट मार्च है यानी जो नमक सत्याग्रह है दांडी की ओर, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोचराब आश्रम से, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल से, या फिर अहमदाबाद जेल से? दोस्तों ये सवाल भी बेहद आसान है, स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की जाए तो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन
कहाँ से शुरू किया जाता है? 6 अप्रैल 1930 को ये साबरमती आश्रम से शुरू किया जाता है दांडी मार्च के रूप में। और जो नमक कानून लगाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसे तोड़ने का यह प्रयास था गांधी जी के द्वारा। और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होगा, क्योंकि ये गांधी जी जो है वो नमक को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानते थे हाउस होल्ड के रूप में, और नमक पर टैक्स लगा करके ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत किया था। इस वजह से दांडी मार्च शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। और ये कहाँ से शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम की हम बात कर रहे हैं। और साबरमती आश्रम से लेकर दांडी की ओर गया था, दांडी की ओर यात्रा चली थी, इस वजह से दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इसी तर्ज पर और भी कई सारे साल्ट मार्च देखने को मिलते हैं, जैसे राजा जी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया तिरुचुनापल्ली से कहाँ तक, ये वेदरनियानम तक, और ये तंजौर कोस्ट में है, ध्यान रखिएगा। तो कई बार पूछा जाता है कि तंजौर कोस्ट में किनके द्वारा साल्ट मार्च स्टार्ट किया गया था, तो राजा जी राजगोपालाचारी जी के द्वारा 30 अप्रैल 1930 को। इसी तरीके से वाइकोम सत्याग्रह का भी नाम ध्यान रखिएगा, केलपनकी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये, और कालीकट से लेकर पायनीर के। और दोस्तों एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मुझे। आप देखिए, जो आश्रम है गांधी जी के द्वारा कई सारे स्थापित किए गए हैं। इनमें जो पहला आश्रम है, कई बार यही पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन दे करके कि बताइए गांधी जी के द्वारा सबसे पहला आश्रम कौन सा स्थापित किया गया था। तो नाम है फोनिक्स फार्म। ऑब्वियसली ये भारत में नहीं, साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके बाद टॉलस्टॉय फार्म देखने को मिलेगा, कब? 1910 में। ईयर स्टार्टिंग वाले ध्यान रखिएगा, और नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा गया टॉलस्टॉय फार्म किनके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो गांधी जी के द्वारा, क्योंकि ये लियो टॉलस्टॉय की जो पुस्तक है उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। कौन सी वो पुस्तक थी, आप नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, काफ़ी फेमस बुक है। तीसरा, कोचराब आश्रम स्थापित किया जाता है अहमदाबाद में 1915 में। ईयर देखिए, ये इंडिया का है, तो इसलिए भारत में भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में सबसे पहले कौन सा आश्रम गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया। तो वो साबरमती नहीं होगा, बल्कि कोचराब होगा। इसके बाद साबरमती में स्थापित किया जाता है 1917 में, और इसके बाद सदाकत आश्रम 1921 में, फिर वर्धा आश्रम जो कि गांधी जी के द्वारा रेजिडेंस के रूप में स्थापित किया जाता है 1936 में, और नाम रखा जाता है सेवाग्राम, यानी ये विलेज ऑफ सर्विस है। तो ये बात देखिए, यहाँ पे मैंने अलग से लिख दी है कि फर्स्ट आश्रम जो कि गांधी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया इंडिया में, वो कोचराब आश्रम था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है, साबरमती आश्रम का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, भारत में पहला जो आश्रम स्थापित किया गया गांधी जी के द्वारा वो कोचराब आश्रम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की सोशलिस्ट ग्रुप के मेंबर कौन नहीं थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा या नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों आंसर में आगे बढ़ने से पहले CAPF 2021 के इस क्वेश्चन को देखिए। स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है द ग्रोथ ऑफ द सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। यानी जो सोशलिस्ट टेंडेंसीज बढ़ रही थी नेशनल मूवमेंट में, इस कारण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है 1934 में। किनके नेतृत्व में? तो आचार्य नरेंद्र देव जी के नेतृत्व में और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि 1936 में जवाहरलाल नेहरू अर्ज करते हैं कांग्रेस को कि सोशलिज्म को एक इंपॉर्टेंट गोल के रूप में कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि पीजेंट्री और वर्किंग क्लास के और नज़दीक आकर कांग्रेस काम कर सके। यहाँ पे तो दोनों ही बातें सही है, और ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है CAPF 2021 के एनालिसिस में, NCERT वगैरह सब कुछ डिटेल में बताया है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको क्या आइडिया लगा कि नरेंद्र देव जी के द्वारा और जयप्रकाश नारायण, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर हैं, और इनके द्वारा स्थापित भी की गई है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कब? 1934 में। ईयर इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल में आधा काम आपका हो चुका है, बिकॉज सोशलिस्ट ग्रुप की बात की जा रही है। तो अभी हमने देखा कि नरेंद्र देव जी तो आंसर में आएंगे नहीं, जयप्रकाश नारायण जी भी नहीं आएंगे। वैसे NG रंगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट मेंबर थे, तो ये भी सोशलिस्ट ग्रुप के ही पार्ट थे। तो चूंकि हमसे नॉट पूछा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। बाकी जो 3 इंपॉर्टेंट लीडर हैं ये सोशलिस्ट ग्रुप का पार्ट हैं। इनफैक्ट ये मैंने आपको दिखाया भी है, 8th NCERT से ये सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने डिटेल में CAPF के एनालिसिस के टाइम पे ही कवर कर दिया है। इस तरह के और भी कई सारे पार्टीज़ हैं भारत की आज़ादी के टाइम पर या उनसे पहले, तो उन सभी पार्टी से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सबको प्रीवियस ईयर फॉर्मेट में मैंने कवर किया है।
दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकालेज 1835 मिनट ऑन एजुकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशन सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, उनसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1835 के मैकाले मिनट में कौन सी बात शामिल नहीं थी। पहला ऑप्शन है कि इंग्लिश मीडियम में टीचिंग हो, दूसरा लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग की दी जाए, तीसरा कि वेस्टर्न टेक्स्ट की टीचिंग हो हायर लेवल में, केवल अलोन पे फोकस करिए, और चौथा कहा जा रहा है वेस्टर्न और ओरिएंटल दोनों ही टेक्स्ट, ओरिएंटल का मतलब ईस्ट वाले टेक्स्ट और वेस्टर्न का मतलब आपको पता ही है वेस्ट वाले, इन दोनों को ही हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में पढ़ाया जाए। तो नॉट यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर ऐसे सवालों में आप थोड़ा लॉजिक अप्लाई करें तो काफ़ी आसान हो जाता है आंसर करना, बिकॉज ऑप्शन सी और डी देखिए ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। बिकॉज यहाँ पे तो बात की जा रही है कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में केवल वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ाए जाएं, और चौथा ऑप्शन ये कहता है कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में वेस्टर्न ओरिएंटल दोनों पढ़ाया जाए। तो ऑब्वियसली दो में से एक गलत होगा, बिकॉज दो या तो ये बात होगी या फिर ये, तो आंसर हमारा या तो सी होगा या फिर डी। तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है, नॉट रिकमेंडेड पूछा गया, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्यों? क्योंकि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में केवल वेस्टर्न टेक्स्ट की बात की गई थी। हालांकि प्राइमरी लेवल पे आप देखें तो वर्नाकुलर को भी प्रमोट किया गया था, बट हायर लेवल में ऐसी कोई बात नहीं देखने को मिलती। और ये सब कुछ हमने कवर कर दिया जब हमने 8th NCERT को डिस्कस किया, उस टाइम पे मैंने स्पेक्ट्रम लेकर के पूरा आपको डिटेल में कवर किया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। दोस्तों यहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। कई सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सिविल सर्विसेज के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाई चांसेस हैं रिपीट होने की। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अलग अलग हमारे इनिशिएटिव हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। धन्यवाद।